नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। लेकिन अगले 40 मिनट तक कौन कौन सी खबरें आप हमारे साथ देखने वाले हैं वो जल्दी से आपको दिखाते चलें, क्योंकि देश और दुनिया की खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरह से बड़े फैसले सरकार की तरफ से भी लिए जा रहे हैं भारत में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं। सबसे पहले आपको लोकसभा में लिए चलेंगे, जहां पर आज लोकसभा में बिल पेश होगा। सीएपीएफ का जो बिल है वो पेश किया जाएगा और कई प्रावधान इसके अंदर बदले जाएंगे। पदोन्नति को लेकर काम किया जाएगा, भर्तियों को लेकर काम किया जाएगा और नोटिफिकेशन आप देखिए किस तरह से इसमें जारी की जाए। इसके बाद बात करेंगे 5 राज्यों की, जहां पर चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो चुका है और तमाम जितनी भी रैलियां की जा रही हैं पार्टीज की तरफ से, वो भी काफी ज्यादा चुनावी दमखम के साथ नजर आ रही हैं। ऑन ग्राउंड अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा इस बार आरोप प्रत्यारोप और साथ ही साथ शंखनाद जो बिगुल बजा है उसमें ताकत झोंकती हुई तमाम पार्टीज नजर आ रही है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में किस तरह का दौरा रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को लेकर सरकार काम कर रही है और कल ही आपने देखा कि स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाने की कवायद तेज की गई। लेकिन आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास रहेगा ये देखिए। अप्रैल के महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और साफ तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात की जाए तो अगले 1 सप्ताह तक कहा जा रहा है कि लगातार देखने को मिलेगी। इस हवाले से भी आपको बताएंगे कहां पर क्या कुछ मौसम का प्रभाव रहेगा। कल आपने देखा कि ट्रुथ पर किस तरह से पोस्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि देर रात को वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे और भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे उन्होंने सुबह राष्ट्र को संबोधित किया। लेकिन कौन सी बड़ी बात जो बातें यहाँ पर रखी गई हैं वो 5 बातें आपको दिखाएंगे और 5 टारगेट किस तरह से फिक्स किए गए हैं भारतीय ये अब जिस तरह से भारतीय लोगों की भी सुरक्षा को लेकर भारत में अब चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन ईरान जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम वो बड़ी बातें कौन सी रखी गई ये आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आपको लोकसभा लिए चलेंगे, जहां पर बजट सेशन चल रहा है। लेकिन इस बीच में विधेयक किस तरह से पेश किए जाएंगे, सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आज लोकसभा में सीएपीएफ का जो बिल है वो पेश किया जाएगा और अमित शाह लोकसभा में इस विधेयक को पेश करेंगे। सीएपीएफ प्रशासन मजबूत करने पर फोकस है, क्योंकि आपको ये बताना बहुत जरूरी कि आखिर सीएपीएफ के जो बिल पेश करने की कवायद तेज की गई है उसमें बड़े बदलाव क्या होंगे। क्योंकि जब आप एजी और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि एडीजी, आईजी और इनके साथ ही कई अफसरों के जब आप तबादले करते हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह के बदलाव होंगे, सीधा लोकसभा की कार्रवाई आपको दिखा देते हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है। स्मार्ट मीटर योजना बिजली क्षेत्र के छिपे हुए निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम लग रहा है साहब, जो सीधे उपभोक्ताओं के अधिकार मामला मंत्री जी ने अभी खुद स्वीकार किया कि उपभोक्ताओं के अनुरोध पर हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। साहब, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में 6.13 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2.25 करोड़ मीटर प्रीपेड मोड में चल रहे हैं। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कौन कौन से राज्यों में प्रीपेड मीटर के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें जैसे गलत बिलिंग, अचानक कनेक्शन कटना बढ़ी है, और स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार के पास क्या कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र है ताकि भ्रष्टाचार अनियमितता को रोका जा सके। अध्यक्ष जी, बहुत स्टेट में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मंत्री जी, आप स्मार्ट मीटर पे जवाब दें। आप तो गैस पे चले गए, गैस पर नहीं स्मार्ट मीटर का मामला, इस पे जवाब दें मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने पहले गैस के किल्लत के बारे में चर्चा की, मैंने तो इसलिए उसको बताया, अपने आप में नहीं गया उस पर, मेरा विषय भी नहीं है। और जहां तक इस प्रकार के प्रीपेड मीटर जो लगाए गए हैं उसमें जो लाभ बताए गए हैं कि किन किन स्टेट को लाभ हुआ है, मैं वैसे तो बहुत सी स्टेट्स में लगे हैं ना, लेकिन अभी जितना इनको बता दो कि आपने बता दिया ना कि ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, फिर भी जिन्होंने लगाया उनके लाभ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लाभ कहाँ का क्या कह रहे हैं समझ नहीं आया। लगाना पड़ेगा, कह रहा हूँ जबरन लगा रहे हैं, जबरन। मैं बताता हूँ। अध्यक्ष जी, किसी प्रदेश में जबरन लगाने का हमारे पास कोई समाचार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं कोई इस प्रकार की शिकायत आई भी है तो आप लोग अगर हमें बताएंगे, हम निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेंगे। तीसरी बात,
तीसरी बात, जिन प्रदेशों में सुनिए, जिन प्रदेशों में यूटिलिटीज को घाटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जो डिफॉल्टर्स उपभोक्ता कई साल से बिजली का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, वहां कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है कि अब आपकी बिजली चालू करेंगे अगर आप प्रीपेड करेंगे और जो पिछले बिल हैं उसको किस्तों में दे देंगे, वरना एक अभ्यास बन गया है कि बिजली के मीटर का बिल नहीं भरना। चूंकि मैं हरियाणा में जब मुख्यमंत्री था, साथ में पावर मिनिस्टर भी मैं था, मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं कि बहुत से इलाकों में बिजली का बिल न भरना यही स्वाभिमान का विषय है और बहुत सी बहस भी होती थी। लोग कहते हम तो बिजली का बिल नहीं भरेंगे। यहां तक मैं कहना पड़ता था मुझे कि अगर आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो बिजली नहीं मिलेगी। और वही गांव आज हरियाणा में 6400 गांव में से 6000 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है, कोई पेंडेंसी नहीं है, लाभ में आ गए हैं। हमारी कंपनियां जहां जहां प्रीपेड हुआ है वहां कंपनियों के घाटे खत्म हो गए हैं और कंपनियां प्रॉफिट में आ गई हैं। आखिर तो जो हमारी जो कंपनियां हैं वो कमर्शियल कंपनीज हैं, वो कोई सेवा का काम नहीं करते हैं। जितना बिल देंगे, जितना बिजली सप्लाई करेंगे उतना पैसा उनको लेना है। और आज से 2017 में 7 लाख करोड़ रुपया ये घाटे में कंपनियां थी। उस समय उदय स्कीम के अंतर्गत वो स्टेट्स ने एक प्रकार से टेक ओवर किया और उसके बॉन्ड जारी किए। आज फिर से 2026 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपया फिर कंपनियां में घाटे में आ गई हैं। आखिर ये घाटा कहीं कोई बिजली का बिल ना दे, उसका घाटा दूसरों को भरना पड़े या स्टेट को भरना पड़े, ये उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए बिजली के बिल लेने के लिए स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, इसकी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान जो खंड 3 है उनके उत्तर का, उसके ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, जहां जहां ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और खासकर जिन इलाकों में निजीकरण हुआ है, जो बिजली का बिल है वो 4 गुना बढ़ गया है। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि वो स्मार्ट मीटर में ऐसा कौन सा आपका का डबरा का कोई यंत्र लगा हुआ है कि 4 गुना बिजली का बिल बढ़ जाता है। और ये तजुर्बा एक जगह नहीं, जहां जहां निजीकरण हुआ है, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं, हर जगह की फीडबैक यही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके मंत्रालय ने कोई ऐसी स्टडी की है कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले लोगों को, उपभोक्ताओं का कितना बिल आ रहा था और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद वो बिल कितना बढ़ गया है? ऐसा कोई आपने स्टडी किया है? अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि बिजली के वितरण में जो अनियमितताएं थी वो स्टेट की अभूतपूर्व अनियमितताएं थी और ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसमें मैं कोई बहुत बड़ा इस समय उसकी कोई इंक्वायरी या उस पर नहीं जा रहा बैकग्राउंड में, लेकिन उन चीजों को ठीक करना ये हमारा काम है। स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहां गड़बड़ें होती थी उसके रुकने के कारण से पहली बार पिछले जब से बिजली का इतिहास कंपनियों का बना है, उससे पहले तो स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते थे, वो स्टेट्स खुद अपना करती थी, लेकिन जब से कंपनियां बनी हैं ये पिछला साल पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके, पहली बार। उसमें जहां तक कुछ उदाहरण देता हूं आपको। ये बता दो, दिल्ली की सरकार लगाती है, राज्य की सरकार लगाती है, ये राज्य की समझा दो। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं, ये हमारा आग्रह भी रहता है। और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी एक चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सकें, घाटा खत्म हो। इसलिए चोरी करने वालों को बिजली को रोकने का काम ये स्टेट्स का भी है, सेंटर का भी है, इसलिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 542 श्रीमती शोभाबेन महेंद्र सिंह बरैया। शोभाबेन, माननीय मंत्री महोदय, होटल पे रख दिया गया है। श्री कनैन मुर्मू, श्री राम शिरोमणि वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा क्वेश्चन एक जिस तरीके सर आज गांव में पाइपलाइन जो जल
शक्ति मंत्रालय की तरफ से आप भी एक बात है, एमपी साहब एक्सपर्ट हो, कोई भी प्रश्न आए हर प्रश्न पूछने को तैयार है। सर तो आज ये आकांक्षी जनपद है माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। आज गांव की दशा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है और तमाम गलियों को, सड़कों को खोद दिया जा रहा है, और हम लोग सर दिशा की बैठक में सर इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस विभाग के द्वारा जो सड़कों को खोदा गया उसको न बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं, और आज तक तमाम जो पानी टंकियां बनाई जा रही है गाँव में वो समय पर पानी टंकी चालू नहीं हो पा रही है सर, और जो कार्य हो रहा है वो बहुत घटिया हो रहा है। जो पाइपलाइन लगाई जा रही है उस पर माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि कम से कम बलरामपुर में सर एक पानी टंकी गिर भी गई, लोकार्पण के बाद 15 दिन के बाद गिर गई सर। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे प्रश्न आज के प्रश्न के साथ संबंधित नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो जल जीवन मिशन 1 में जो कंप्लेन आ रही थी और जल जीवन मिशन 2 में हमने पहले ही राज्य सरकारों के साथ सीएम की उपस्थिति में उनके साथ एमओयू करते हुए ये जितने भी कंप्लेन आई कि नल है, जल नहीं है, पाइप डाला नहीं गया है, पानी का सोर्स कम पड़ गया है, उस सभी प्रश्न का निराकरण करने के बाद ही उसको पैसा मिलेगा। हर गांव का एक कहाँ से सोर्स से जो पानी निकलेगा वहाँ से वो टंकी में जाएगा, टंकी से पाइप के द्वारा घर में जाएगा, और 15 दिन तक लोकार्पण का कार्यक्रम उस सरपंच के और गांव लोगों को जब वो सर्टिफाइड करेंगे जब भी उसको पैसा देंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था की है। जो भी गड़बड़ी ध्यान में आई थी, करीब 17-18 हज़ार जो कंप्लेन टोटल मिला के आई थी उसमें से 17,000 जो प्रश्न थे उसका निराकरण किया गया है। जो रोड के बारे में उन्होंने कहा सही में उसकी कंप्लेन ज़्यादा थी, मगर हम अपने प्रोजेक्ट में जो डीपीआर में 2 से 4% तक का पैसा रोड को रिपेयर करने के लिए, जहाँ से वो पाइप डालते हैं और रोड की खुदाई करते हैं, वो रिपेयर करने के लिए 2 से 4% पैसा टोटल प्रोजेक्ट का देता है। वो ऐसे भी वो बड़ी अमाउंट होती है और उसको भी पहले पूरा करें, यही हमने इसके अंदर एमओयू में आग्रह करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, माननीय सदस्य, ये प्रश्न भूजल की स्थिति के बारे में है। भूजल की स्थिति में देश के किसी भी हिस्से में पूछ सकते हो, लेकिन प्रश्न भूजल की स्थिति के बारे में है। तो रूप कुमारी चौधरी, outposts of the border security force along the Indo-Bangladesh border in Mizoram. In 2021, I witnessed firsthand the immense challenges faced by our Jawans and the local villagers. Many BOPs had no road connectivity due to absence of a bridge across the Kutang Tuipui River. Likewise, several villages in the border areas remain completely cut off from the rest of the country. The officers of the BSF and the leaders of these villages share with me their difficulties, especially during the rainy season when floods isolate the region for days. Tragically, innocent children have lost their lives because medical help could not reach them in time due to the lack of roads and bridges. Moved by their plight, I submitted a request to the Honorable Union Home Minister for sanctioning the construction of bridge near Tlabung village over the Kutang Tuipui River. I'm so grateful that the Ministry of Home Affairs approved this request and sanctioned rupees 54 crores for the project. The construction has now begun and is expected to complete within 2 years. Once completed, this bridge will be a lifeline for the poor and marginalized people living. तो फिलहाल राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि लोकसभा में तो विधेयक पेश किए गए हैं जिन पर चर्चा जारी हो चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर 5 राज्यों में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से प्रचार में जुट गए हैं। नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, हमलावर हो गए हैं, लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग की ओर से सख्त एक्शन किया गया है। अनबिल महेश प्रियोमोझी की भी वाहन की जांच हुई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई। बिल्कुल आपको बता दें कि इस बीच लगातार जिस तरीके से पार्टीज अब उतर चुकी है चुनावी मैदान में, साफ तौर पर इसी के साथ साथ डीएम के उम्मीदवार थिरुवेरुम्बर से प्रचार में जो है वो देखने को मिल रहा है। और फ्लाइंग स्क्वाड ने रोड का निरीक्षण किया है और चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की बात भी कही है। और इस बीच तमाम पार्टी जो भी इन 5 राज्यों में आ रही हैं चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, उन्हें पूरे तरीके से रूल्स और रेगुलेशन, चाहे वो बात की जाए
पुडुचेरी की, तमिलनाडु की, केरल की, ओवरऑल अगर बात की जाए तो नेता अलग अलग चुनावी रैलियां कर रहे हैं ताकि जीत जो है उनकी पार्टी की हो, जनता का रुझान जो है उनकी तरफ हो। तो इसको लेकर फिलहाल आपको देखिए कि पूरे तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है कि पार्टीज का किस तरीके से रैली करना और साथ ही साथ जनता के बीच जाकर जनता से मिलना, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है, एजेंडा है। अब देखना यह है कि आवाम किस तरफ रुख करती है, जनता का रुझान किस तरफ जाता है और सत्ता की कुर्सी किसके हाथ होती है। लेकिन फिलहाल 5 राज्यों के चुनावों को लेकर त्रिची की बात हो रही है। यहाँ पर त्रिची ईस्ट से आज नामांकन करेंगे और साथ ही बताते चले कि अभिनेता विजय चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही परम्बूर का नामांकन पहले से ही उन्होंने दाखिल कर दिया है। समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं। चुनावी अभियान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर नाम कटने से लेकर बवाल मच गया है। 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होनी है। बंगाल में 2 फेज में यहाँ वोटिंग होनी है। 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग यहाँ असम और केरल और पुडुचेरी में होनी है। यानी कि पुडुचेरी, केरल, असम में यहाँ किस तरह से चुनाव होगा ये देखिए। लेकिन 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं फेज 1 में, यानी कि 2 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं और तमिलनाडु में भी आप देखिए किस तरह से चुनाव होने हैं। और उसके बाद 29 अप्रैल 2026 को बंगाल में भी चुनाव होना है और सेकंड फेज का यहाँ पर चुनाव होगा। 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, जिनमें से आप देखिए 3 पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के साथ आप देखिए किस तरह का समीकरण वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर हम असम और पुडुचेरी को लेकर बात करें तो वहां पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन क्या दोबारा से वहां रिपीट भारतीय जनता पार्टी होगी ये देखना होगा, क्योंकि 4 मई 2026 को भी मतगणना की जाएगी और सभी राज्यों में यहाँ मतगणना होगी। और उसके बाद जब रिजल्ट घोषित होते हैं तो देखना होगा कि आखिर किस तरह के परिणाम सामने आए हैं, जनता ने किसे चुनकर सामने लाया है। तमिलनाडु के अंदर भी सियासत चरम पर चल रही है। केरल में भी आप देखिए सियासत चरम पर, जहां कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दूसरी तरफ आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर। तो बड़ी खबर एक और आपको दिखाते चले उत्तर प्रदेश से, जहां पर गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखपुर का दौरा है आज। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन भी करेंगे और जनता दर्शन में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी है और सीएम ने जनता की समस्याएं भी सुनी है, निस्तारण उसका किया गया है। लेकिन आम जनता आप देखिए कितनी उत्साहित था, जनता दर्शन के लिए भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बिल्कुल, आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में लोगों से सीधा संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और ऐसा पहले भी वो करते हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर का जब भी उनकी तरफ से दौरा किया जाता है वहां पर तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं। कई का मौके पर निस्तारण किया जाता है और कई के लिए अधिकारियों को निर्देश जो है वो दे दिए जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का कार्यक्रम आज फिर से आयोजित हुआ, जहां आम लोगों की समस्याएं सुनी गई और त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ये भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं। जनता दरबार लगाया गया है, जहां पर आम जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार इसी तरह से जनता दरबार गोरखपुर के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया जाता है। बच्चों के साथ बातचीत होती है। कई जगहों पर आपने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां उनके साथ मिलने पहुंचती हैं, स्कूल में दाखिले को लेकर समस्या लेकर। लेकिन फिलहाल भारी तादाद में महिलाएं पहुंची फरियाद लेकर। एक और बड़ी खबर, जहां यूपी में सेफ सिटी के साथ अब इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी विस्तार कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर 18 शहर सेफ सिटी से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दी गई। आईसीसी से बढ़ हुई यहाँ जो निगरानी है वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। सीएम की तरफ से बड़ा बदलाव को लेकर एक ऐलान सामने आया। इस बीच आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस सेवा लागू करने का बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है और प्रदूषण घटाने पर सरकार का फोकस है पूरे तरीके से, ये भी उनका कहना है। शहरी परिवहन आधुनिक और सुरक्षित होगा और लखनऊ में ये सब चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए, जहां पर हम हमेशा बात करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो लगातार विकास परियोजनाएं लाई जा रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि 18 नगर निकायों को सेफ सिटी के रूप में विकसित करते हुए ये इंटीग्रेटेड
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जोड़ा गया है। और इसके साथ ही देखिए शहर में किस तरह से अब ये सिटी बस सेवा चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक ये बसें उतारी गई हैं, जिससे पर्यावरण को पूरी तरह से अनुकूल किया जाएगा, पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली नोएडा की बात करें तो पॉल्यूशन चरम पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कवायद तेज कर दी गई है। 18 शहर सेफ सिटी के साथ जोड़ दिए गए हैं और साथ ही आईसीसी की तर्ज पर ये निगरानी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि उत्तर प्रदेश को यहाँ प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से नगर निगम के लिए वाहन जारी किए गए और लोगों को बताया गया कि कूड़े को किस तरह को आपको डालना है, कैसे स्वच्छ रखना है अपने पूरे इलाके को, आसपास की जगह को। और आज प्रदूषण को घटाने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और अब यहाँ पर आप देखिए सिटी बसेस जो है वो लगा दी गई हैं। इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार कर दिया गया है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कभी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम जितने 17 नगर निगम और नोएडा ग्रेटर नोएडा को मिला करके 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं। अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। प्रदेश ने आज यानी देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ में भी हाल ही में हुआ है, गाजियाबाद में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 7 सिटी हैं जहां पे मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यात्रियों की संख्या बढ़ रही। लखनऊ में तो 1 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। ये दिखता है कि पब्लिक को सुविधा चाहिए और सुविधा देने का काम सरकार का है, सरकार उसको दे रही है। इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसको विस्तार देने का कार्य हो रहा है। हम लोगों ने तय किया है शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा, सिटी बस सेवा इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलेंगे। शहर से शहर को जोड़ने के लिए सैटेलाइट सिटी को इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहे हैं और आज लखनऊ में अशोका लेलैंड के द्वारा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट प्रारंभ हो चुकी है, यानी इलेक्ट्रिक बस अब लखनऊ में ही बन रही है।
चलिए, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे हैं कि किस तरह से सेफ सिटी घोषित किए जाने के बाद एक बड़ी कार्रवाई तेज कर दी गई। लेकिन सीधा एक और बड़ी खबर, कर्मयोगी साधना सप्ताह से सुधार पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली यहां पर संबोधित किया है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर नागरिक ही भगवान, सेवा ही सरकार का धर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। तकनीक और पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने की अपील की गई। तो बिल्कुल ये तमाम बातें आपको बता दें कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, जहां पर सरकारी सिस्टम या फिर नागरिकों को किस तरीके से भगवान का रूप और नागरिकों की सेवा का किस तरीके से परमो धर्म मानते हुए सरकार आगे चल रही है। इन तमाम चीजों को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये वर्चुअली जो उद्घाटन और संबोधन है वो किया गया है। आप सुनिए जरा क्या कुछ। उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है। आप सभी परिचित हैं, आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है। साथियों, सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह संस्थाएं अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही थी, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। इसी सोच ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी को जन्म दिया। आज सीबीसी के स्थापना दिवस पर ये नई शुरुआत और आईगॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से हम आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगी की टीम बनाने में सफल होंगे। साथियों, कुछ सप्ताह पहले जब सेवा तीर्थ का लोकार्पण हो रहा था, तब भी मैंने आपके समक्ष विस्तार से विकसित भारत के संकल्प की चर्चा की थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें देश में बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने होंगे और इन लक्ष्यों की सफलता में हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट्स की भूमिका बहुत अहम है। हम सभी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि आज का भारत कितना आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है। हर देशवासी के पास उसके अपने सपने, और हम सभी पर उन सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट का दायित्व है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो
कि देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ दिनों दिन बेहतर होनी चाहिए। यही हमारी कसौटी है और इसके लिए आपको हर दिन नया सीखने की जरूरत है। आपको कर्मयोगी की भावना में खुद को ढालने की जरूरत है। साथियों, जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं तो उसका एक आशय है पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहार में बदलाव। ये बात हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकारी होने पर ज्यादा होता था, लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। पद नहीं, कार्य का महत्व बढ़े। संविधान भी हमारे कर्तव्यों से ही हमें अधिकार प्रदान करता है। हर फैसले से पहले जब आप ये सोचेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या कहती है, तो आपके फैसलों का इंपैक्ट अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपसे एक बार फिर दोहराऊंगा, हमें हमारे वर्तमान प्रयासों को भविष्य के बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। 2047 विकसित भारत, यही कैनवास है हमारा, यही लक्ष्य है। हम आज जो काम कर रहे हैं इसका असर देश की विकास यात्रा पर क्या होगा, हमारे एक निर्णय से कितने नागरिकों का जीवन बदल सकता है, हमारा एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, ये प्रश्न हमारे हर प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए आपको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा हमें केवल और केवल सेवा भाव से मिल सकती है। साथियों, जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप सब देख रहे हैं, बीते 11 वर्षों में शासकीय और प्रशासकीय कामों में किस तरह टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। हमने गवर्नेंस और डिलीवरी से लेकर इकोनॉमी तक टेक रिवॉल्यूशन की ताकत देखी है। अब एआई की दस्तक के बाद ये बदलाव और तेज होने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना और उसका सही उपयोग करना ये पब्लिक सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अब बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर पब्लिक सर्वेंट वही होगा जिसे टेक्नोलॉजी और डेटा की चलिए, तो प्रधानमंत्री आप देखिए किस तरह से जनता को लेकर एक बड़ी अपील कर रहे थे कि जनता की उम्मीदें और उनके साथ किए हुए वादे सबसे ऊपर रखे जाने चाहिए। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक में अब हालात पर समीक्षा बैठक की है। जरूरी वस्तुओं की सप्लाई और कीमतों पर मंथन किया गया है, क्योंकि बताते चले कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त नजर के निर्देश दे दिए गए हैं। जिस तरह से महंगाई की राहत देने की सरकार की प्राथमिकता चल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ खाने पीने के सामान पर भी महंगाई की मार आने वाले समय में पड़ने वाली है। इस बीच आपको बता दें कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और पूरे तरीके से सरकार महंगाई से लोगों को किस तरीके से राहत दी जाए, कहां पर क्या कुछ बजट को लेकर, जहां पर लोग महंगाई को लेकर परेशान होते हुए नजर
नजर आ रहे हैं, किन चीजों में चेंज करनी है और कौन सी जरूरी वस्तुओं पर सप्लाई को लेकर या फिर डिमांड को लेकर अगर बात की जाए, क्या कुछ पैटर्न, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जो है वो की गई है। इस बीच राहत भरी है खबर भी है कि महंगाई को लेकर एक फैसला जो है वो आम जनता के लिए लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि प्रधानमंत्री की तरफ से सीसीएस की बैठक की है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। अब आने वाले समय को कैसे निपटना है, क्योंकि इससे पहले कोरोना महामारी से भारत ने निजात किस तरह से दिलाई और पूरे जनता को राहत दिलाते हुए काम किया था, और इतना ही नहीं बाहर देशों को भी अलग अलग तरीके से मदद देने की कोशिश की थी। लेकिन उसी तर्ज पर इस बार जो मिडिल ईस्ट के अंदर संकट गहरा के आया, पूरी दुनिया के अंदर संकट गहरा के आया, उससे बाहर निकलने के लिए जो एक बड़ी चेतावनी बनी हुई है, उस पर चिंतन मंथन किया गया। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर आप देखिए ईरान जंग में ट्रंप के 5 टारगेट किस तरह से सेट कर दिए गए हैं और कई मोर्चों पर काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ईरान जंग में ट्रंप के 5 टारगेट हैं, काम अभी अधूरा है, उन्होंने कहा। और राष्ट्र के नाम जब अपना संबोधन उन्होंने दिया, एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, ईरान से कोई डील करने वाले नहीं है। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सीधा सीधा यहाँ पर अब वार होगा, उसे परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए अमेरिका की, तो कभी ये कहना कि वहां पर जाकर जो यूरेनियम है वो निकाल लाएंगे, और अब क्लियर कट अपने संबोधन में ये कहना कि उसे जो परमाणु शक्ति है वो नहीं बनने दिया जाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा का दावा जो है वो भी किया गया है, और ईरान की सेना कमजोर पड़ गई है, ये भी दावा अमेरिका हालांकि करती हुई नजर आ रही है। जंग में बढ़त का ट्रंप का बड़ा बयान है और ये कहा है कि ईरान ने 45,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या भी की है, तो ओवरऑल सिचुएशन बिगड़ती ही हुई नजर आ रही है। बयानबाजी से साफ तौर पर नजर आ रहा है ना ईरान झुकने वाला है ना अमेरिका, और दोनों के ना रुकने के चलते ये जंग और आगे बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त आप देखिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को अपना संबोधन दिया है और उसके बाद ही परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि सीधा सीधा ईरान को यहाँ पर चेताया गया है कि कैसे कार्रवाई अब आने वाले समय में यहाँ किस तरह से ईरान पर होगी, यानी कि पाषाण काल में आपको भेज दिया जाएगा। तो इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश अमेरिका कर सकता है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होता है तो फिर इसके घातक परिणाम सिद्ध हो सकते हैं। Yet the regime continued their relentless quest for nuclear weapons and rejected every attempt at an agreement. For this reason, in June, I ordered a strike on Iran's key nuclear facilities, an Operation Midnight Hammer. Nobody's ever seen anything like it. Those beautiful B-2 bombers performed magnificently. We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।